Hello friends, I am welcoming you all in the today's third session of the some basic concept of chemistry. In last lecture, we were discussing about the last topic as precision and accuracy, but due to some technical error, that was incomplete. So I will start from the precision and accuracy. Then we'll discuss laws of chemical combination, in which we will study law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, law of reciprocal proportion, Guy-Lussac's law of gaseous volumes, Avogadro law and Berzelius hypothesis. Then we will discuss third topic as different types of masses, in which we will study atomic mass, relative atomic mass, molecular mass, and formula mass. All right. And the last topic that is very important, we will discuss the fundamentals of mole concept. All right. So list out all these topics which we will discuss in today's third episode of some basic concepts of chemistry. All right. So we'll start from the precision and accuracy. As I told you about precision and accuracy, when you're doing any experiment in the laboratory, whether it's of physics or chemistry, whatever, so you are taking different measurements. So due to some instrumental error or due to some human error, it is not necessary your which reading you are taking that is accurate. All right. So first of all, you should know the meaning of precision and accuracy. So I told you with the help of example. So suppose this is any target. I am taking very live example. ये कोई टारगेट है जिसको आपको हिट करना है. ऑलराइट, एंड यू आर रेडी टू फायरिंग. अगर आप फायर करते हो, सपोज आपने फायर किया, ये फायर यहाँ पर आया, एक स्पॉट मिला आपको, एक स्पॉट यहाँ मिला, 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 या एक स्पॉट यहाँ मिला. ऑलराइट. तो देखिए, प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझने का सबसे इजी जो तरीका है कि जो आपको ये आपका टारगेट था. टारगेट मीन्स हो गया रियल वैल्यू और यू कैन से ट्रू वैल्यू. मीन्स आपके एक्सपेरिमेंट की जो ट्रू वैल्यू है वो क्या है, दैट इज योर टारगेट. तो हम मान लेते हैं कि जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा टारगेट, और यू कैन से इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इट इज ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू. ओके. अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको जो ट्रू वैल्यू आपकी है मेजरमेंट की, वो क्या है, ट्रू वैल्यू और रियल वैल्यू. और हमने इसमें एग्जांपल ले लिया कि दिस इज टारगेट, और आपने ये जो हमने जो स्पॉट बनाया दैट इज योर रीडिंग. मीन्स आपने एक बार रीडिंग लिया, एक दो बार रीडिंग लिया, तीन बार रीडिंग लिया, चार बार रीडिंग लिया, पांच बार लिया, छह बार लिया, सात रीडिंग लिया आपने. ऑलराइट. तो आपने डिफरेंट रीडिंग्स ली. तो आप देख रहे हैं कि जो रीडिंग्स हैं ये आपस में भी क्लोज नहीं है, दूर दूर है. ऑलराइट. और जो रियल वैल्यू है या जो आपका टारगेट उससे भी अवे है, दूर है. तो दैट मीन्स ना तो जो क्लोजनेस हम लोग मेजर करते हैं दैट इज बाय द प्रिसीजन. मीन्स जो आपने वैल्यूज ले रखी हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट वैल्यूज, वो कितना क्लोज है दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रिसीजन. और उसके बाद उसका एवरेज, मीन्स इन सबका एवरेज कुछ वैल्यूज आई होगी. मान लीजिए ये 10.5 है, 10.6 है, 10.9 है, 10.10 है, 11.1 है, 12. whatever the reading you are taking. तो ये आपस में भी क्लोज नहीं है. इसका मतलब क्या होगी, ये प्रिसाइज्ड नहीं है. क्लोजनेस अगर होती तो ये प्रिसाइज्ड होती, क्लोजनेस नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू प्रिसाइज नहीं है. मीन्स यहाँ पे प्रिसीजन कैसा हुआ, दैट इज पुअर प्रिसीजन, या यू कैन से लो प्रिसीजन. ऑलराइट. तो दैट मीन्स यू राइट पुअर प्रिसीजन. पुअर प्रिसीजन. अच्छा, उसके बाद कोई भी वैल्यू आपको जो मिल रही है वो रियल वैल्यू नहीं है. और ना, और इन केस इनका जो एवरेज है, मीन समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज, वो भी क्या है, एवरेज भी ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू के इक्वल नहीं है, या वो नहीं है. तो दैट मीन्स यहां पर एक्यूरेसी भी नहीं है. तो दैट मीन्स पुअर प्रिसीजन एंड पुअर एक्यूरेसी. मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि प्रिसीजन भी पुअर है, लो प्रिसीजन है,
और एक्यूरेसी भी पुअर है, दैट मीन्स लो एक्यूरेसी है। और अगर मान लीजिए इसी में अगर मैं केस मान लेते हैं कि सपोज दिस इज योर टारगेट एंड you are you are hitting this, and all the your readings, or you can say hitting the target real value, means you are taking different measurement and all are close to each other because all are hitting the target, or you can say that is real value, means you are getting the real value. That means क्या हुआ कि in this case closeness भी है आपस में, मीन्स क्लोज टू ईच अदर, एंड साथ में रियल वैल्यू भी मिल रही, मीन्स टारगेट भी हिट हो रहा है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, दैट बिकम द केस ऑफ हाई प्रिसीजन एंड हाई एक्यूरेसी। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी को। तो व्हाट इज कंक्लूजन, मीन्स जो आप रीडिंग्स ले रहे हो उन रीडिंग्स की जो क्लोजनेस है, means how the readings are close to each other, that is concerned with the precision। और true value जो होता है that is agreement towards the real value or true value। all right, so I am taking one example, suppose कोई experiment है और suppose एक रूम है, all right, और उस रूम का मेजरमेंट करना है whether length or width, and I am writing here true value। उस रूम की जो ट्रू वैल्यू है वो क्या है, 10.5 सेंटीमीटर और मीटर 10.5 मीटर। ऑलराइट, अब देखिए उस रूम को डिफरेंट 4 पर्सन मेजर कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये पर्सन हमने ले लिया ए, ये ले लिया बी, और ये सी, और ये डी। ऑलराइट, नाउ आई एम टेकिंग वैल्यूज, दीज आर द मेजरमेंट्स, और यहां पर मेजरमेंट लिख दे रहा हूं मैं, मेजरमेंट्स दिस साइड। So suppose these are the attempts of taking measurement, first, second, third and fourth and fifth, or at last you are writing here average of measurement। all right, these are the all right, this is the table formed। okay, so these are the measurements taken, first measurement, second measurement, third, fourth and fifth, at last I am writing here average of the all the measurements। person A, suppose जो A person है उसने जो मेजर किया, what is our real value, that is 10.5। so suppose it is measuring 10.3, second reading 10.4, then 10.5, then 10.6 and then 10.7। एवरेज निकाला इसका, एवरेज आ गया 10.5। ऑलराइट, सो दीज आर द रीडिंग्स टेकन बाय पर्सन ए। 10.3, 10.4 फर्स्ट मेजरमेंट आया उस रूम की लेंथ का, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 और एवरेज आ रहा है 10.5। ऐसे ही सेकंड जो पर्सन है, पर्सन बी, ही इज आल्सो टेकिंग द मेजरमेंट। उसने मेजर किया सपोज 10, देन 10.1, then 10.2, then 10.3 and then 10.4। एवरेज निकाला आपने, एवरेज आ गया 10.2। ऑलराइट, फॉर सी पर्सन द रीडिंग्स आर 10.1, then 10.3, 10.3, then 10.7, sorry 10.5, then 10.7, then 10.9 and average is coming 10.5। all right, and the last one, that is D case। first reading is 10, second is 10.7, then 10.9,
then 11.1, then 11.3, then 11.3, and the average is 10.8. 10.8. Now concentrate over the board. फर्स्ट जो रीडिंग लिया है, सो इस पे फोकस करिएगा. दैट इज योर ट्रू वैल्यू, दैट इज 10.5. ऑलराइट, 10.5 इज द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ दैट रूम. जो रीडिंग लिया 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, ऑफ कोर्स दीज आर close to each other. That means these are the precise value, and the average of these values coming 10.5, that is exact true value. So that means यहाँ पर closeness भी है रीडिंग्स में, और जो एवरेज मिल रहा है वो कैसा है, वो ट्रू वैल्यू मिल रहा है. So that means the data is precised as well as accurate also. So we can say high precision and high accuracy. So first one is the case of high precision and high accuracy. In second one 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, but the average is coming 10.2, that is away from 10.5, that is a real value. So that means closeness तो है रीडिंग्स में, लेकिन रियल वैल्यू नहीं मिल पा रही है. So that means the what is the result? Result means precise data. Data is precise but not accurate. So you can say in second case there is a good precision, high precision and poor accuracy. All right. In third case, the data is 10.1, 10.3, 10.5, 10.7, 10.9, and the average 10.5. So of course average is coming 10.5. That means accuracy is good, but there is a not so closeness, 10.1, 10.3, 10.5, 10.7, and 10.9. So that means closeness is not here, but you are getting the average as a real value. So what will be the result for person C? There is a poor precision because there is no closeness in the data, but the average is coming as same as real value. So that means the accuracy is good. So what is the result for third one? Poor precision but good accuracy. All right. And in the last one, the measurement is 10, 10.7, 10.9, 11.1, 11.3, and 10.8. So 10.8 is coming as average. So average is also far away from the real value. So that means the accuracy will be poor, and there is a closeness is also not here because there is a large difference between 10, 10.7, 10.9, 11.1, and 11.3. So that means ना तो यहाँ पर closeness है readings में, और ना ही यहाँ पर आपको average जो है वो real value मिल रहा है, ना real value भी close है. So that means यहाँ पर precision जो है close, that is concerned with the closeness between the reading, that is also poor, and the average is coming 10.8, that is also far away from 10.5. So that means both are poor precision and poor accuracy. All right. तो इस तरह से हम लोग precision और accuracy को समझते हैं. Precision concerned with the closeness between the different readings, and the true value is the agreement towards the true value or real value. Got it? All right. Now the next topic I am going to start, that is your laws of chemical combination. Laws of chemical combination. So there are different laws given by different scientists that is concerned with the chemical combinations, and all are simple. So instead of just learning the definition, because definition you can avail from anywhere, from different books or from different sources, but the concept should be strong, or you can say you should know about the concept, how that law is applicable or what is the meaning of that law. So I will only discuss the laws with the help of example, and you can learn the statement from anywhere. All right. So first is the law of conservation of mass. First is the law of conservation of mass. Law of conservation of mass. So this is the first law, and it was given by Lavoisier, who is the father of chemistry. Lavoisier. And you know, Lavoisier firstly divided the elements into metals and non-metals, so it is also called the father of classification. All right.
So now I'm coming towards the topic, that is the law of conservation of mass. So it is very simple. Mass of the reaction, or you can say reaction components, during course of any chemical reaction is conserved, means there is no change in the mass. So what is the meaning? Mass of the matter is constant. Mass of the matter is constant. That means total mass of the reactant is equals to total mass of the product during course of any chemical reaction. So suppose this is any reaction, A plus B is converting into C plus D. Alright, A and B are the reactants and C and D are the products. So what is the law of conservation of mass? I told you that is the during course of any chemical reaction the mass of the matter is constant, means we can say mass of A plus mass of B is equals to mass of C plus mass of D. That means this is the total mass of reactants and this is the total mass of products. यही होता है law of conservation of mass that was given by Lavoisier. It is the simplest one. All right. So you can apply in the numericals if any numerical is given. So your focus should be there. Total mass of the reactants should be equals to total mass of the product. If any gas is escaping, suppose as a product, so you can add the mass of that gas after calculation. But there should be equivalency in the total mass of the reactant and the total mass of product, because you know there is no change in the mass of matter during the course of chemical reaction, or you can say total mass of the matter is constant during any chemical course of reaction. All right, this is the law of conservation mass. Second is the law of definite proportion. Law of definite proportion. Law of definite proportion, and it is also known as the law of constant composition. Constant composition. Law of constant composition. It was given by Joseph Proust. Joseph Proust, or you can say simply Proust. P-R-O-U-S-T. Proust. Joseph Proust was the name of scientist who gave this law of definite proportion or constant composition. So as the term is defining definite proportion or constant composition, means if you are preparing any substance or compound, then its composition by mass, means you can say composition of elements by mass. Composition of elements by mass will be fixed, or that is definite during course of any formation of chemical compound, or you can say any substance. The mass proportion will be constant. Mass proportion will be constant. That is the simple meaning of the law of definite proportion. And constant composition means composition जो होगी that will be constant होगी during the formation of any compound. किसकी fix होगी? Constant होगी elements की. Alright. So I'm taking example. Suppose you having example. I'm writing example of copper carbonate. CuCO3. Cupric carbonate. Suppose you are preparing cupric carbonate inside the laboratory. CuCO3. So अगर आपने लैब में इसको बनाया और एक आपके पास है नेचुरल सैंपल, एक आपने लैब में बनाया दैट इज आर्टिफिशियल एंड और एक आपके पास नेचुरल सैंपल है दैट मींस यू आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर. तो यहाँ पर देखिए हमारे कॉपर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है. तो हमने लिख दिया परसेंटेज ऑफ कॉपर, यहाँ लिख दिया परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. तो देखिए here you are having two sample of cupric carbonate. One is
natural sample and one is the artificially prepared. So I'm writing here percentage of copper, percentage of carbon, percentage of oxygen. So you are getting in natural sample 51.35% of copper, all right, and 9.74% of carbon, and 38.91% of oxygen in natural sample. And that one is a natural sample, but that you are getting from nature. You are getting this percentage: 51.35, 9.74, and 38.91. So if you are preparing cupric carbonate, CuCO3, inside laboratory, then also you will get that constant composition or definite proportion of copper, carbon, and oxygen, whether it is artificially prepared or you can say natural sample. So in this also you will get the percentage by mass: 51.35, 9.74, and 38.91. So you are finding here in both the samples, composition is fixed, composition is constant, or you can say definite. Another example, suppose you are having example of H2O. You are preparing H2 in different ways, by electrolysis, or you are having sample of rainwater, you are having sample of tap water, you are having mineral water, whatever. But the combination of H and O will be fixed in the formation of H2O, water molecule, or you can say that will have constant composition or definite proportion by mass. This is the meaning of law of definite proportion and constant composition. Got it? Now the third one is the law of multiple proportion. Law of multiple proportion. Law of multiple proportion was given by Dalton. You are very familiar about this name, Dalton, who gave the Dalton's atomic theory. Third one is the law of multiple proportion. That was given by Dalton. So what is the meaning of law of multiple proportion? Again, I'm taking one example. In the case of law of multiple proportion, hydrogen is reacting with oxygen, and there is formation of water, that is H2O. And the another one is again hydrogen is reacting with oxygen, and there is a formation of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide, and the formula is H2O2. Formula of water is H2O, and the formula of hydrogen peroxide is H2O2. All right. So both are made up of the compound of hydrogen and oxygen. Now in this case, you know, H2 means 2 gram, and here also H2 is 2 gram. Okay. In the formation of H2O molecule, 16 gram means O2 is required, that is half O2. If you are writing the reaction, H2 plus half O2 give H2. That means only 16 gram is required. And the water का mass क्या जाएगा? Molecular mass 18 gram. Alright. In the second case, in the formation of H2O2, 2 gram of hydrogen is there, but oxygen required 32 gram, because you know in the formation of H2O2, if you are writing the chemical reaction, so that is the H2 plus O2, then it will give H2O2. Alright, so that means 16 into 2, 32 gram is required. 32 gram is required. So it be, and the H2O2 is forming 34 gram, that is the molecular mass. 1 into 2, that is 2, and 16 into 2, that is 32. 32 plus 2, that is 34 gram. Alright. So law of multiple proportion states that if any element
with fixed mass, that is 2 gram here also and 2 gram here also, is combining with the another element and forming different compounds, H2O and H2O2. Consider here, I am repeating again, if the fixed mass of any element is combining with the other element and forming different compounds, then the element is combining with a fixed mass also bear a simple whole number ratio. That means अगर आप ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं so that means 16:32, that is 1:2. That will be a simple whole number ratio. That is the meaning of law of multiple proportion. If the fixed mass of any element is combining with the another element and forming two different compounds, then the element which is combining with the fixed mass bear a simple whole number ratio. All right, this is called law of multiple proportion. That was given by Dalton. Next, after law of multiple proportion, next law is the law of reciprocal proportion. Law of reciprocal proportion. It is fourth. Law of reciprocal proportion. Law of reciprocal proportion. In this law, I am also again taking one example. Suppose this is carbon and this is hydrogen and this is oxygen. Alright, C and H is forming some compound, suppose CH4, that is methane, and C and O also combining and forming some compound, suppose I am taking CO2. Alright, in CO2 there is one atom of carbon, that means 12 gram. In CH4 there is also one atom of carbon, that is again 12 gram. Alright, both are 12 gram. So according to law of reciprocal proportion, if one element, that is carbon, if the fixed mass of, that is 12 gram and 12 gram, 12 gram in CH4 and 12 gram in CO2, if the fixed mass of any element is combining with two different elements, hydrogen and oxygen, and forming two different compounds, CH4 and CO2. Alright, यहाँ तक समझ में आ गया कि किसी भी एलिमेंट का फिक्स्ड मास अगर दो डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइंड हो रहा है, किससे, H से और O से. यहाँ पर भी देखिए CH4 में भी 12 ग्राम है और CO2 में भी 12 ग्राम है. Alright, if the fixed mass of any element is combining with the two different elements and forming compound, alright, then the compound is formed by H and O. Suppose H2, suppose H2O, H और O मिलकर क्या बना देंगे, H2 बना रहे सपोज. तो अगर किसी एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास दो डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइंड होकर के कोई कंपाउंड बनाता है, ठीक है, तो अगर जो एलिमेंट दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं अगर वो आपस में कंबाइंड अगर होते हैं, दैट मींस H and O, so that will either will have the same combination ratio with these two, or you can say will have simple whole number ratio. Means यहाँ पर H और O का जो combination होगा, that is H2:2 and oxygen 16, that is 1:8. 1:8. Again focusing over it, if the you can say किसी एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास अगर दो डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइंड होकर के कोई कंपाउंड बनाता है, जैसे यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कंबाइंड करके CH4 बना रहा है और ऑक्सीजन कंबाइंड करके CO2 बना रहा है, तो यहाँ पर देखिए CH4 में भी 12 ग्राम कार्बन है और CO2 में भी 12 ग्राम कार्बन है. So that means that will be a simple, this combination will have a simple ratio, simple whole number ratio. लेकिन जो दो एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट्स अगर वो आपस में कंबाइंड अगर होकर के कोई कंपाउंड बनाते हैं, तब भी आपको या तो वो सेम रेशियो मिलेगा या फिर आपको सिंपल होल नंबर रेशियो मिलेगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वन इज द Gay-Lussac's law of combining volume, or you can say gaseous volumes.
Guy-Lussac's law of gaseous volume, or next fifth, Guy-Lussac's law of gaseous volumes. Guy-Lussac's law of gaseous volumes. Of course, as the name is defining Guy-Lussac, so it was given by Guy-Lussac. That is a Guy-Lussac law of gaseous volumes. It is the simplest one. Again, I am taking one example. The Guy-Lussac's law. Suppose hydrogen is combining with oxygen. Hydrogen is combining with oxygen, and there is a formation of water vapor. Water vapor. All right. And I am taking example. In the combination of H2O, H2 plus half O2 means H2 के respect में O2 कितना चाहिए होता है, half चाहिए होता है. H2 plus half O2 will give H2O, that is water vapor. Okay. तो अगर इसका वॉल्यूम अगर हम ले लेते हैं 100 ml, 100 ml, तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा, that is 50 ml, 50 ml, and water vapor is forming 100 ml, 100 ml. अब यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है गैसियस वॉल्यूम मींस वॉल्यूम वाइज, वॉल्यूम का जो प्रोपोर्शन है अगर हम निकालते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो क्या आ जाएगा, दैट विल कम 100:50. दैट विल आल्सो बियर सिंपल होल नंबर रेशियो, दैट इज 2:1. 2:1. Got it? So this is a simple law of gaseous volume. Guy-Lussac law of gaseous volume means अगर कोई भी दो गैस अगर combined हो रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन गैस and oxygen gas, there is formation of water vapor, that is also gas. So in according to reaction, H2 plus half O2 give H2O. That means हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हमको हाफ वॉल्यूम चाहिए होगा किसका, ऑक्सीजन का. तो दैट मीन्स अगर ये 100 ml ले लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 ml, और इनका जो कॉम्बिनेशन रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर में होगा. दिस इज कॉल्ड द Guy-Lussac's law of gaseous volumes. Means if two gases are combining, then their ratio of combination will be in simple whole number ratio. All right. Now the next one is the Avogadro's law. Avogadro's law. Avogadro's law and Berzelius hypothesis. It is I think sixth one. Avogadro's law and Berzelius hypothesis. Berzelius hypothesis. Of course, it was given by Avogadro and Berzelius hypothesis. Both are almost similar. There is no difference at all. So I am taking again one example. तो ये कोई भी सिस्टम ले लिया, सपोज दिस इज ए, ये ले लिया बी और ये ले लिया सी. ठीक है, ए बी एंड सी. इसमें हम लोगों ने गैसेस ले रखी हैं, गैस ए, गैस बी एंड गैस सी. दीज आर द गैसेस, गैस ए, गैस बी और ये गैस सी. Okay, so according to Avogadro's law, suppose VA is the volume of A, or V is the volume of B, and V is the volume of C, and the condition is V के लिए पर V लिया वॉल्यूम. मीन्स वॉल्यूम क्या है, कंडीशन ये है कि वॉल्यूम तीनों गैसेस के इक्वल है. VA equals to VB equals to VC. VA equals to VB equals to VC. That means volume of all these ABC gases are equal at similar condition. Similar condition of T and P, that is temperature and pressure. Means if we are taking three different gases A, B, C,
under similar condition of temperature, and if we are taking the same volume or similar volume, if we are taking similar volume of three different gases A, B, C under similar condition of temperature and pressure, then they will have equal number of molecules. इसमें molecules भी जो होंगे वो equal होंगे. Suppose Na is the molecules in gas A, Nb is the molecules in gas B, and Nc is the molecules in gas C. So that means what will happen? Number of moles. N is the number of molecules. Number of not moles. It is the number of molecules. Number of molecules. So what will happen? Na will be equals to Nb is equals to Nc. Means इनके जो molecules होंगे gases के वो भी equal होंगे. I will explain again. You are taking three different gases A, B, and C, and the volume of these gases are also equal. Va equals to Vb equals to Vc. These are the volume of the gases A, B, and C, and these are taken at the similar condition of temperature and pressure. If the Na is the number of Na, Nb, and Nc are the number of molecules in the respective gases, then they will also equal. Molecules equal होंगे. That concept was given by Avogadro, and under same condition, if the atoms are equal, so that was said by Berzelius hypothesis. Means if n molecules के बारे में किसने बोला था? Avogadro's said about the molecules, and the molecules, and if n equals to number of atoms, again Na is equals to Nb is equals to Nc, then what will happen? It is again the same thing, and it was said by Berzelius in Berzelius hypothesis. So but the condition will remain same. Avogadro ने बोला था मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, और बर्जियस ने बोला था कि एटम सेम रहेंगे. अगर आप थ्री डिफरेंट गैसेस लेते हो जिनका वॉल्यूम इक्वल है और वो सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हैं, तो वहां पर मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, दैट वाज सेड बाय एवोगाड्रो, और एटम्स इक्वल होंगे, दैट वाज सेड बाय बर्जीलियस. दिस इज द मीनिंग ऑफ एवोगाड्रो's लॉ एंड बर्जीलियस हाइपोथेसिस. गॉट इट? सो दिस ऑल अबाउट द law of chemical combination. All are over. This is the sixth one. Now our next topic is masses. So I also told you the difference between mass and weight in my first episode of some basic concept of chemistry. So we are talking about the masses. तो देखिए masses के लिए क्या है. सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं atomic mass. First one is the atomic mass. Atomic mass देखिए क्या है कि it is very difficult to isolate the atom or measure its mass. So सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि हाइड्रोजन को हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट एटम मानते थे और उसी की आर्बिट्री वैल्यू लेकर के उसी के रिस्पेक्ट में बाकी के एलिमेंट्स को मेजर करते थे. मीन्स इनिशियली वी वाज टेकिंग हाइड्रोजन एज अ स्टैंडर्ड, एंड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन टेकन एज आर्बिट्री वैल्यू वी यूज्ड टू मेजर द मास, एटॉमिक मास ऑफ द अदर एलिमेंट्स. बट नाउ इट इज दैट इज यूनिवर्सल. तो क्या था कि हम लोग देखते हैं C12 के रिस्पेक्ट में, दैट इज द कार्बन 12 आइसोटोप. तो आप एटॉमिक मास को ऐसे समझ लीजिए कि C12 और यू कैन से एटॉमिक मास को हम लोग C12 के रेफरेंस में कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं. तो सपोज आई एम टेकिंग दिस इज एज वन एटम ऑफ C12. ये C12 का एक एटम है, एटम ऑफ C12, कार्बन 12 आइसोटोप. कार्बन 12 आइसोटोप. अब इस एटम के अगर हम इक्वल
12 पार्ट्स कर देते हैं, इक्वल 12 पार्ट्स, और आई एम जस्ट टेकिंग 12 पार्ट, मीन्स ये क्या हो गया 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो पे अटेंशन. C12 आइसोटोप जो कार्बन का होता है, उसके एटम के हमने 12 इक्वल पार्ट्स कर दिए, और उसमें से जो 1/12 पार्ट है, दैट 1/12 पार्ट इज नोन एज अ यूनिफाइड मास और EMU, और यू कैन से एटॉमिक मास यूनिट, एंड that is equals to 1 AMU. 1 AMU, that is atomic mass unit. इसको हम लोग यूनिफाइड मास भी कहते हैं, यूनिफाइड मास, और इसको हम लोग म्यू से लिखते हैं, म्यू, दैट इज इक्वल्स टू 1 AMU और यूनिफाइड मास. और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 AMU is equals to 1.66056 into 10 to raise power minus 24 gram. This is the one atom of C12 isotope, और इसको हम लोगों ने इसका 1/12 पार्ट ले लिया, 1/12 पार्ट ले लिया, दैट इज कॉल्ड 1 AMU. और 1 AMU को बोलते हैं यूनिफाइड मास, और इसको हम लोग U से लिखते हैं, और 1 AMU की जो वैल्यू होती है दैट इज 1.66056 इंटू 10 to raise power minus 24 ग्राम्स. ऑलराइट, नाउ हम लोग मेजर कैसे करते हैं. सपोज हम लोगों को हाइड्रोजन का मास निकालना AMU में, और यू कैन से यू हैव टू फाइंड द यूनिफाइड मास ऑफ हाइड्रोजन का निकालना है. तो उसके लिए आप फॉर्मूला बना सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो. दैट मीन्स इफ यू वांट टू कैलकुलेट मास इन टर्म्स ऑफ AMU, in terms of AMU हम लोग मास कैसे निकालते हैं. सो दैट इज वेरी सिंपल. इट इज इक्वल्स टू मास ऑफ एन एटम. जिस एटम का आपको कैलकुलेट करना है, उसके एक एटम का मास लेना है, मास ऑफ एन एटम, एंड किसके रिस्पेक्ट निकालना है, बिकॉज यू नो आई टोल्ड यू इट इज अ स्टैंडर्ड, इट इज अ यूनिफाइड. पहले हम लोग हाइड्रोजन को लेते थे, लेकिन हम लोग अब C12 को ही लेते हैं. नाउ स्टडी इज टोटली बेस्ड ऑन द C12 आइसोटोप ऑफ द कार्बन. तो उसका क्या है 1/12 पार्ट है, वो 1 AMU के इक्वल है. तो हम लोग कैसे निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ AMU, मास ऑफ एन एटम अपॉन 1 AMU. ठीक है. तो सपोज हमें हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का एक एटम का जो मास होता है, दैट वाज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड, वो होता है 1.6736 into 10 to raise power minus 24. 1.6736 into 10 to raise power minus 24. This is the mass of n atom of hydrogen. Means हाइड्रोजन के ये एक एटम का मास है. और डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग, 1 AMU से. 1 AMU क्या होता है 1.66056 into 10 to raise power minus 24. तो आपने डिवाइड कर दिया 1.66056 into 10 to raise power minus 24. सो कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए क्या जाएगा, इट विल कम एज 1.0078 AMU, और यू कैन से म्यू, और म्यू दैट इज सिंबल ऑफ एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास. तो 1.0078 आ गया. इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो. राउंड ऑफ के आपको रूल्स मालूम है. अगर लास्ट डिजिट अगर 5 से अगर बड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं. तो दैट मीन्स इट इज सिमिलर टू व्हाट, इट इज सिमिलर टू 1.008 AMU, और यू कैन से सिंपली म्यू. दिस इज द मास ऑफ यूनिफाइड मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट यू ऑलरेडी नो, 1.008. इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं. AMU में अगर हमको कोई मास निकालना है तो उस जिस एटम का निकालना, उसके एक एटम के मास को अगर हम AMU से डिवाइड कर देंगे, और AMU की वैल्यू क्या होती है 1.66056 10 to the minus 24 ग्राम, और ये होता क्या है, इट इज द 1/12 पार्ट ऑफ द C12 आइसोटोप. ऑलराइट, तो फर्स्ट वन इज क्लियर कि एटॉमिक मास क्या होता है. गॉट इट. नाउ द सेकंड वन इज द
रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास जिसको हम लोग RAM भी लिखते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। सेकंड इज द RAM stands for relative atomic mass, relative atomic mass। all right next is the relative atomic mass RAM। तो यू नो कि एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं, और आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आपको मालूम क्या होता है? आइसोटोप्स आर द स्पीसीज ऑफ द सेम एलिमेंट which having a similar atomic number but different mass number। मीन्स आइसोटोप्स का क्या सिमिलर होता है? सिमिलर एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। देखिए क्या करते हैं, अब आइसोटोप्स हैं तो हम लोग एक्यूरेसी के लिए कि हम लोग को अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम लोग एटॉमिक मास ना पढ़ करके हम लोग उसका रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास इज मोर एप्रोप्रिएट और सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू द एटॉमिक मास। तो वी विल एक्सप्रेस, हम लोग उसको रिलेटिव एटॉमिक मास में ही पढ़ेंगे। तो क्यों? क्योंकि देयर इज द एक्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स फॉर द एलिमेंट व्हिच हैविंग द सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और लेट जैसे कार्बन नाम पे ले लीजिए, तो कार्बन को मालूम है कि कार्बन के केस में कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से? C12, C13 और C14, but the atomic number is same, that is 666। These are symbol C612, C613 और C614। These are atomic number and these are mass number। तो अब 3 आइसोटोप्स यहाँ पर है, तो ऑब्वियस है कि इनका मासेस क्या है? मासेस अलग है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि हमें अगर रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो हाउ विल यू फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास? तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। दैट इज नॉट फॉर्मूला, दैट इज वेरी सिंपल। RA में ले लेता हूं, RA दैट मीन्स रिलेटिव एटॉमिक मास। RA रिलेटिव एटॉमिक मास, और ये नॉट रिलेटिव, दैट इज रिलेटिव अबंडेंस। RA ले लिया मैंने, रिलेटिव अबंडेंस मीन्स वो नेचर में वो आइसोटोप कैसे मिल रहा है, AUNDANC।